टिप्पणी में आपका स्वागत है। और संविधान के अध्ययन के अगले चरण में आज हम इसके पहले भारतीय राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा कर चुके हैं, और जिसमें आप देखते हैं कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम उसकी बात कर रहे होते हैं। आज हम बेहद महत्वपूर्ण और चर्चा में रहे, या कह सकते हैं कुछ विवादों के तहत भी रहे, ऐसे मुद्दे की चर्चा करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। और जो टॉपिक है नागरिकता, मतलब कि कौन भारत का नागरिक होगा, क्या उसके विशेष अधिकार होंगे, क्या गैर नागरिकों के साथ उसके क्या अंतर होंगे, क्या संबंध होंगे, और जिसके बारे में हम नागरिकता उसकी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम उसके संवैधानिक प्रावधान 1955 के नागरिकता अधिनियम और पीआईओ और एनआरआई, ओसीआई, इन सब के बारे में, इनके बीच अंतर के बारे में एक एक चीज को समझेंगे। और फिर जो महत्वपूर्ण चर्चा में रहा टॉपिक वो क्या था, सीएए अर्थात नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, जो कि अब अधिनियम बन चुका है। तो पूरी तरह से और अच्छे से जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, और जो हम एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक क्या है, नागरिकता। क्या होती है नागरिकता? जैसे कैसे कहा जाएगा कि आप या हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के ही दृष्टिकोण में, भारत के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि नागरिकता क्या होती है, और भारतीय नागरिक कौन होते हैं और कौन विदेशी नागरिक होते हैं, और इनके बीच मूलभूत जो अंतर होते हैं क्या होते हैं। तो भारतीय नागरिक कौन होते हैं और नागरिकता की क्या परिभाषा होती है, वो हम देखते हैं। नागरिकता का अर्थ क्या है? ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से किसी देश के निवासी होते हैं। मैं इस परिभाषा को इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसके जो मूलभूत चीजें हैं, जो बेसिक चीज है, उसको समझ सकें। इसके बाद हम इसके संवैधानिक प्रावधानों को समझेंगे, जिसके तहत ये जानेंगे कि किस संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, किस अनुच्छेदों के तहत ये एक एक चीजें आती हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नागरिकता का अर्थ ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से किसी देश के निवासी होते हैं। किसी देश के निवासी मतलब सामान्यतः भारत देश के निवासी होंगे, किसी देश के निवासी होते हैं एवं उन्हें सभी राजनीतिक एवं सिविल राइट्स, सिविल अधिकार प्राप्त। ठीक है, तो नागरिकता क्या होती है? नागरिकता का सामान्य अर्थ आप देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से किसी देश के निवासी होते हैं एवं उन्हें सभी राजनीतिक एवं सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। यह नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में इसके विषय में चर्चा की गई है, और अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के इसके विभिन्न खंडों के माध्यम से, विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से एक एक चीज समझाई गई है, जिसमें प्रारंभ के 4 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 इसमें नागरिकता देने संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और 9, 10, 11 इसमें नागरिकता के
त्याग से एवं नागरिकता छीनने उसकी निरंतरता और संसद द्वारा कानून बनाए जाने के विषय में चर्चा की गई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो विशेषाधिकार है नागरिकता संबंधी किसी देश के नागरिकों को जो उस देश के मूल निवासी होने के नाते जो कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों में और जो विदेशी नागरिक होते हैं, जो अप्रवासी लोग होते हैं, जो अवैध प्रवासी लोग होते हैं, उनके बीच क्या डिफरेंस है? संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में जन्म ले चुका है, जो पैदा हुआ है, उसको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। इसके साथ ही उसको सभी राजनीतिक और सिविल अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ना तो उसे पंजीकरण करवाने की जरूरत है। हालांकि आजकल चीजें ऐसी हैं कि आदमी या किसी के बच्चे का जन्म होता है तो स्वतः ही उसका जो है जन्म पंजीकरण हो जाता है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो बात अलग है, लेकिन ये कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन जो बाहरी लोग रह रहे हैं, जो अप्रवासी लोग रह रहे हैं, जो विदेशी लोग रह रहे हैं, वीजा पर रह रहे हैं या किसी अन्य तरीके से रह रहे हैं और स्थायी रूप से यहाँ रहने के इच्छुक हैं, उन्हें इस तरह की व्यवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, विभिन्न प्रावधानों से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। और यह पूर्णतया भारत की संसद पर, भारत सरकार पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर विचार करेंगे उन प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, उन प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों को अलग करता है। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, यह वह अनुच्छेद है या यह वो अधिकार है जो सिर्फ एक भारतीय होने के नाते सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं और विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होते। जबकि बात करें वहीं हम अनुच्छेद 14 की, ये भी समानता की बात ही करता है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, लेकिन यह अधिकार सभी भारतीयों एवं विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, विधि के समक्ष समता। ठीक है, लेकिन वहीं अनुच्छेद 15 यानी इसमें किसी भी तरह के भेदभाव जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी यह सिर्फ भारतीयों के साथ है जिसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, जबकि विदेशियों के साथ ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं होगा या नहीं किया जा सकता। लेकिन भेदभाव होने की भी बात इसमें नहीं की जाती है कि नहीं विदेशी हैं तो उनके साथ इस आधार पर जो है भेदभाव किया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के तहत अगर देखा जाए तो सरकार उनके साथ भेदभाव कर सकती है। वहीं अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें क्या है, समान अवसर की बात की जाती है। समान अवसर की बात क्या की जाती है कि अगर किसी प्रकार का कोई अधिकार है, किसी प्रकार के किसी सामाजिक अवसर की बात है, किसी राजनीतिक अवसर की बात है, किसी आर्थिक अवसर की बात है, तो वो भारतीय नागरिकों के बीच इस प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और सबको समान अवसर उसके विकास के लिए, उसके हर तरह के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आप जानते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, इस तरह की स्वतंत्रता जिसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल है, किसी विदेशी को नहीं दी जा सकती। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए इस आधार पर भेदभाव को
गलत नहीं ठहराया है। अब इसके बाद हम देखते हैं 29 और 30, ये सब भारतीयों के संदर्भ में है। इसका मतलब क्या है? ये भारतीय नागरिकों के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और ये सारे अधिकार भारतीयों को प्राप्त होंगे, जबकि विदेशियों को इनसे वंचित रखा जा सकता है। 29 और 30 के तहत, जैसा कि हम बता रहे थे कि अनुच्छेद 29 और 30 के तहत कुछ अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्या है वो अधिकार? जैसे शिक्षा, संस्कृति के संरक्षण संबंधी अधिकार, उनकी अपनी पसंद की शिक्षा के अधिकार, उनके अनुच्छेद 30 के तहत बताया गया है कि वो अपने हिसाब से शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं हर धर्म विशेष, समुदाय विशेष की अपनी पसंद की कुछ शिक्षण संस्थाएं होती हैं, बाकी ज़्यादातर लोगों की शिक्षण संस्थाएं कॉमन होती हैं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा एवं अन्य जरूरी शिक्षा दी जाती है। लेकिन इसमें क्या प्रावधान है? ये शिक्षण संस्थान क्यों स्थापित किए जाते हैं कि उनकी जो शिक्षा, जो मुख्य उनकी संस्कृति है या कुछ ऐसी भाषा जो उनके धर्म विशेष, समुदाय विशेष से संबंध रखती है, इस तरह की भाषाओं का अध्ययन करने के लिए, इनके शिक्षण के लिए इस तरह की संस्थाओं का प्रबंध ये लोग कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस तरह के जो विशेष अधिकार हैं ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और विशेष अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और वो कौन से अधिकार हैं? पहला, मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार, यह अधिकार, मत देने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को है जो भारत के मूल निवासी या नागरिक हैं। इसके अलावा चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को। तीसरा, भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीयों को या भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है जो संविधान में जिनकी चर्चा की गई है। मूल संविधान में उनकी चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और आगे चलकर एक और मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। इसको हम मूल कर्तव्य वाले टॉपिक पे इसको विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, बट यहाँ पर जो जरूरी है वो यह है कि इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि भारतीय नागरिकों के संबंध में इसकी क्या व्यवस्था की गई है। मूल कर्तव्यों का निर्वहन, भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीयों को कुछ विशेष मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है जो विदेशियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती। और इसके अलावा कुछ प्रमुख संवैधानिक पद हैं। संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि। इस तरह के प्रमुख संवैधानिक पद सिर्फ भारतीयों को ही मिल सकते हैं, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। यह वो संवैधानिक पद हैं, यह वो विशेष अधिकार हैं और ये वो अधिकार हैं, ये वो कर्तव्य है 15, 16, 19, 29, 30 के तहत ये विशेष अनुच्छेद हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं जो सिर्फ भारतीयों के संदर्भ में हैं और भारतीय ही इन अधिकारों, इन विशेषताओं का लाभ उठा सकते हैं। विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। इस तरह हमने ये मेन पॉइंट्स, जो मुख्य बिंदु थे, उनको देखा। इसके बाद हम संवैधानिक उपबंधों का अनुच्छेद के माध्यम से अलग अलग अध्ययन करेंगे कि किस तरह से
सब भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए थे, और हम बात करेंगे आर्टिकल 5 की। आप जानते हैं कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इन आर्टिकल्स के तहत भारतीय नागरिक संबंधी प्रावधानों का उपबंध किया गया है, जो कि भाग 2 के तहत आता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है? 26 जनवरी 1950 तक, यानी 26 जनवरी 1950 तक जो भारत के मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी, ये भारत के मूल निवासी कौन है? जो संविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहे थे, मूल रूप से निवास कर रहे थे, इनको भारत की नागरिकता अर्थात यह भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे ये एक नॉर्मल, एक साधारण संवैधानिक प्रावधान है। कुछ विशेष संविधान में नागरिकता संबंधी बात नहीं की गई है, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि भारतीय संघ में 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में म्यांमार भी शामिल था, आपका पड़ोसी राज्य, कई पड़ोसी राज्य जो आज भारत से अलग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश भी शामिल थे। इसलिए चूँकि संविधान निर्माता बड़े ही सेकुलर थे, आदर्शवादी थे, तो वो इन सब बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे कि कौन लोग अपने हैं कौन पराए हैं। जैसे गांधी जी और कई अन्य जो महापुरुष थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो कभी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, तो नागरिकता संबंधी ख्याल उनके दिमाग में शायद नहीं आया हो। लेकिन फिर भी कुछ प्रावधानों का उल्लेख जो किया गया है संविधान में, वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए आगे चल करके हम अभी देखेंगे कि कैसे संविधान के लिए, नागरिकता संबंधित प्रावधानों के लिए संविधान का अधिनियम जो आता है, भारतीय संसद बनाती है उसको 1955, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ देखते हैं कि आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 में जो भारत के मूल निवासी थे 26 जनवरी 1950 तक, यानी संविधान लागू होने से पहले तक और उस दिन तक, तो ये लोग स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कौन लोग हैं? आर्टिकल 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह वो लोग हैं जो भारत में पाकिस्तान से प्रव्रजन, माइग्रेट होकर के आए, यह 26 जनवरी, इसमें हम बात कर रहे थे 26 जनवरी 1950, और यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए जो भारतीय होंगे, उनको भारतीय नागरिक कैसे माना जाएगा, उसके संदर्भ में भी 2 बिंदु दिए गए हैं, जिनके माध्यम से समझेंगे कि वो किस तरह भारतीय नागरिक कहे जाएंगे। एक तो है 19 जुलाई 1948 के पहले, अर्थात जैसे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ लोग स्वतः अपनी मर्जी से पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तानी क्षेत्र में रह रहे, जो आप देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत है, सिंध है, बलूचिस्तान है, उधर पेशावर क्षेत्र है, रावलपिंडी क्षेत्र है, कराची क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र था जो पाकिस्तान के हिस्से में गया, वहाँ के कुछ लोग भारत आते हैं और उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में इस तरह शामिल किए गए हैं कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग भारत आ गए उनको स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और वहीं दूसरा बिंदु क्या कहता है? 19 जुलाई 1948 के बाद, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई
अविभाजित भारत संघ का कोई व्यक्ति अगर भारतीय विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र जो होता है उसके अंतर्गत अगर कोई आता है तो उसके संदर्भ में भारतीय नागरिकता लेने के संदर्भ में उसको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और यह पंजीकरण भारत सरकार करेगी। भारत सरकार के जो निकाय हैं, जो कार्यालय हैं, वहाँ पर जाकर के इनको पंजीकरण करवाना पड़ेगा और भारत सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि इनको नागरिकता दी जाए अथवा नहीं। और सामान्यतः इन लोगों को नागरिक मान लिया गया। इसके अलावा हम बात करेंगे अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 7 में ऐसे भारतीय नागरिकों की चर्चा की गई है, ऐसे लोगों की चर्चा की गई है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, किन्हीं कारणवश वह पुनः वापस लौट आते हैं। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए लोग जो बाद में वापस भारत लौट आए, ऐसे लोग भारतीय नागरिक बनने की जो आवश्यक दशाएं हैं, जो आवश्यक योग्यताएं हैं, उनको अगर पूरा करते हैं तो उनको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। और सभी जो भारतीय नागरिक होने के नाते जो भी अधिकार हैं वो सभी अधिकार उनको स्वतः ही मिल जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की। टॉपिक देखा जाए तो थोड़ा सा जटिल है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं, बट ये इतना बेसिक, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से भारत में तमाम विवाद और तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं सीएए को लेकर के एवं एनआरसी और एनपीपी, ये सारी चीज़ों को लेकर के एनआरसी और इस बारे में हम जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में, एनपीआर के बारे में आपसे चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर नागरिकता से संबंधित जो सीएए की विषय में जो अभी कानून बना दिसंबर 2019 में, उसके बारे में पूरी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है। वह लोग या वह भारतीय क्षेत्र भारत द्वारा अगर भविष्य में यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, अगर भारत सरकार द्वारा भविष्य में कोई विदेशी क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र के जो निवासी होंगे वो स्वतः ही भारतीय नागरिक मान लिए जाएंगे। ऐसा हम कहाँ देखते हैं? ऐसा देखते हैं संविधान संशोधन अधिनियम में के माध्यम से, जब हम बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा समझौता होता है और उसमें भारतीय जो कुछ क्षेत्र होते हैं वो बांग्लादेश को सौंप दिए जाते हैं, वही कुछ बांग्लादेशी क्षेत्र होते हैं जो भारतीय क्षेत्र को सौंप दिया जाता है। और इस तरह वहाँ के जो निवासी होंगे उनको भी भारत का नागरिक, और या जो भारत द्वारा बांग्लादेश को सौंपा गया जो क्षेत्र है वहाँ के जो निवासी होंगे जो पहले भारतीय क्षेत्र में थे, अब वो बांग्लादेश के निवासी या नागरिक मान लिए जाएंगे। इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आर्टिकल 8 को समझा। इसके बाद ये तो थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 जिसमें भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है कि कैसे इनको नागरिकता मिलेगी। अब नागरिकता त्यागने संबंधी जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उसके बारे में कि कैसे नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी, हम आर्टिकल 9 में पढ़ेंगे। और आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक, अर्थात अब नागरिक है वो पहले से, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी नागरिकता छोड़ रहा है। आर्टिकल 9 में बात की गई है कि कोई भारतीय नागरिक
जो स्वेच्छा से किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है या भारतीय नागरिकता का त्याग कर देता है। ठीक है, तो अब वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि एक बार भारतीय नागरिक, जैसे एक बार कोई व्यक्ति, एक बार अगर कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति को अगर भारतीय नागरिकता मिल जाती है तो क्या उसे बार बार उसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा? क्या बार बार उसका पंजीकरण करवाना पड़ेगा हर 2 साल, 5 साल या 10 साल बाद? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक बार अगर किसी को भारतीय नागरिकता मिल जाती है तो बिना किसी विधिक प्रावधानों के तहत, बिना किसी स्पष्ट कानून के तहत उसको नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर एक बार नागरिकता यानी हमेशा के लिए नागरिकता, अब वो आजीवन भारतीय नागरिक बन जाएगा। यह कहाँ दिया गया है? यह संविधान के आर्टिकल 10 में कहा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 11 की चर्चा की गई है। आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 11 में यह कहा गया है कि जो भारतीय संसद होगी सिर्फ उसी को अधिकार प्राप्त है। हालांकि भारत देश है, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यहाँ पे संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। फिर भी यहाँ पर एकल नागरिकता की बात की जाती है, जो कई बार चर्चा का विषय भी बन जाती है। और हम देखते हैं कि इसके विषय में तमाम राज्यों और भारत सरकार के बीच खींचतान भी होती है कई चीज़ों को लेकर के। सिर्फ नागरिकता ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि भारत चूँकि संघीय राज्य माना जाता है, संघीय ढांचा है। भारतीय संविधान में एक संघीय ढांचे की बात की गई है। और संघीय व्यवस्था है, इसकी क्या विशेषता है? जैसे अमेरिका में है कि बिना राज्यों की सहमति के कुछ विशेष सीमा या इस तरह के कोई प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधान आप बिना राज्यों की सहमति के नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि वह संघीय ढांचे से युक्त अर्थात राज्यों का संघ है। भारत भी राज्यों का संघ है, लेकिन वह अमेरिका के संघ से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर एकल विशेषता पाई जाती है। इसके पीछे कुछ मूलभूत स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रेरणाएं हैं, कुछ मूलभूत भारतीय एकता और अखंडता से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण संविधान लागू होने के समय, उसके बनने के समय इसमें इस तरह के प्रावधान आवश्यक रूप से किए गए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 11 की, जिसमें क्या कहा गया था कि भारत में भारतीयों के लिए नागरिकता संबंधित कोई भी प्रावधान होगा तो संसद हमेशा विधि बनाकर उसकी व्यवस्था करेगी। इस पर जो विशेषाधिकार दिया गया उस किसको दिया गया है? संसद को। कि संसद ही भारत में किसी नागरिक के नागरिकता संबंधी प्रावधान हमेशा करेगी। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा कि भारतीय संविधान के तहत नागरिकता और संवैधानिक प्रावधान। अब हम आगे बात करेंगे 1955 के नागरिकता अधिनियम की। क्या कहता है 1955 का नागरिकता अधिनियम? किस किस आधार पर लोगों को नागरिकता मिल सकती है, किस आधार पर उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है, इन सारे प्रमुख विषयों, प्रमुख उपबंधों का अध्ययन हम करेंगे। भारतीय नागरिकता
नागरिकता अधिनियम, यह वह मूल अधिनियम है 1955 का। इसके बाद आप देखते हैं कि जो भी, चाहे 2019 का हो, चाहे इसके पहले भी कई बार जो भी संशोधन हुए हैं, इसी मूल अधिनियम में संशोधन होते रहे हैं और नए प्रावधानों को जोड़ा जाता रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में किन किन आधारों पर जो भारत में रह रहे लोग हैं, चाहे वो नागरिक हों, चाहे विदेशी हों, PIA हों, OCI हों, इन सभी को किन आधार पर भारत में नागरिकता दी जा सकती है, उसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। पहला क्या है? जन्म से। जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है? कि भारत में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है, चाहे वो आज़ादी से पहले की बात की जाए या उसके बाद से भी, उसके बाद की भी व्यवस्था की गई है, जो अन्य जैसे वंश से एवं पंजीकरण, देशीकरण या प्राकृतिकरण, इसके अलावा जो 5 आधार हैं, तो 5वां आधार है कि जब आप किसी विदेशी भू क्षेत्र का अधिग्रहण करते हैं, इसको आप एक एक बिंदु जो है, इसका एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है और इसको आप याद करेंगे, क्योंकि इसमें किस तरह से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किन आधारों पर भारतीय नागरिक बनने की योग्यता एवं विशेषताओं की चर्चा की गई है, यह हम यहाँ से जानते हैं। और इसके अलावा आप इसके बाद जो है देखेंगे कि नागरिकता की समाप्ति किन किन आधारों पर नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो पहले हम समझेंगे कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के वह कौन से प्रावधान हैं जिनके तहत भारत में लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और यह संविधान बनने और लागू होने के बाद के जो व्यवस्था हैं उसके तहत यह व्यवस्था की गई है इस अधिनियम द्वारा। जन्म से, जैसे कोई व्यक्ति यदि भारत में जन्मा है तो उसको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी चीज, वंश से, जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी नागरिक है लेकिन उसके दादा परदादा या उसकी वंशानुगत कोई पीढ़ी भारत में रही हो और वो भारत के नागरिक रहे हों, लेकिन आज वो प्रवास कर गए हैं कई सालों पहले और उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में जन्म ले चुके हैं, विदेशों में पैदा हुए हैं, लेकिन भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, अर्थात वो वर्तमान समय में विदेशी नागरिक हैं लेकिन भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको भारत में कुछ प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकती है यदि वो ऐसा करने के इच्छुक होते हैं और भारत में आवेदन करते हैं भारत सरकार के समक्ष। ठीक है, अब पंजीकरण के माध्यम से क्या व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष भारत में रहे और पिछले 11 वर्षों से आंशिक रूप से या लगातार भारत में रह रहा है, जिसमें जो 12 महीने हैं, लास्ट 12 महीने वो अनिवार्य है कि वो भारत में रहा हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा समय वो भारत में रहा हो, लेकिन 11 वर्ष तक रहा हो और 14 वर्ष से रह रहा हो तो उसको पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण के माध्यम से अर्थात भारत सरकार के समक्ष वह पंजीकरण संबंधी अपना आवेदन भरता है और भारत सरकार संसद के जो प्रावधान है 1955 के, उन पर विचार करके उसे भारतीय नागरिकता की पंजीकरण को स्वीकार कर सकती है और वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। चौथी जो विशेषता है या चौथा जो प्रावधान है वो क्या है? देशीकरण अथवा प्राकृतिकरण द्वारा। देशीकरण अथवा प्राकृतिकरण अर्थात अगर कोई व्यक्ति
भारत में लगातार रह रहा है, वीज़ा पर रह रहा है या अन्य कई तरीकों से रह रहा है। हालांकि इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि वो अवैध प्रवासी ना रहा हो। अवैध प्रवासी का मतलब क्या है? जिसका कोई ब्यौरा भारत सरकार के पास नहीं है, बस वह किसी तरह से, जैसे वर्तमान में चर्चा में रहे बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की चर्चा की जाती है, रोहिंग्याओं की चर्चा की जाती है, जो अवैध रूप से भारत में तो आ गए हैं लेकिन उनके आने का कोई भी डेटा भारत सरकार के पास नहीं है और एक अनुमान के तहत ही उनका थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अंदाज़ा मिल पाता है। तो यह वो अवैध प्रवासी हैं जिनको नागरिकता के प्रावधानों से वंचित रखा गया है और इनको नागरिकता नहीं दी जाती। इसके अलावा जो भारत के संविधान में, भारत के राष्ट्रगान के समक्ष, उसके प्रावधानों, उसके नीतियों के तहत भारत सरकार के प्रति अगर वो श्रद्धा रखता है और भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के तहत जो 22 भाषाएं दी गई हैं, इनमें से किसी एक भाषा का अच्छा खासा ज्ञान रखता है तो उसको उस पर विचार किया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि देशीकरण अथवा प्राकृतिकरण का अर्थ क्या हुआ कि वो एक तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर और भारतीय सामाजिक रीति रिवाज में एक तरह से ढल जाता है और अब वह पूरी तरह से तैयार है भारत के रीति रिवाजों, कर्तव्यों, उसके मूलभूत संवैधानिक प्रावधानों के प्रति श्रद्धा रखने में और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में। तो इस आधार पर भारत सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती और उसको नागरिकता दे दी जाती है। पांचवी जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? विदेशी भू क्षेत्र अधिग्रहण, अर्थात अगर भारत सरकार भारतीय संघ में किसी विदेशी भू क्षेत्र को शामिल करती है, जैसे अभी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा समझौता हुआ, जिसमें 51 जो विदेशी अंतः क्षेत्र थे वो भारत को सौंपे गए बांग्लादेश द्वारा और 111 जो अंतः क्षेत्र थे वो भारत द्वारा बांग्लादेश को सौंपे गए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इस तरह से विदेशी भू क्षेत्र अधिग्रहण अगर भारत सरकार कोई करती है तो उसके तहत भारत के जो लोग होंगे, जो उस क्षेत्र के लोग होंगे, उनको भारतीय नागरिकता स्वतः ही मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय नागरिकता की समाप्ति। जो भारतीय अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आता है। किस तरह से भारत की नागरिकता कोई त्याग सकता है या उसको वंचित किया जा सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है? तो जो पहला बिंदु है वह क्या है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति किन आधारों पर की जा सकती है? उसका पहला बिंदु है नागरिकता के त्याग से। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग कर देता है, उसको छोड़ देता है स्वतः ही, तो वो अब भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु है उसको छीनने से संबंधित है, अर्थात भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है इस आधार पर कि वह कहीं विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो इस आधार पर उसकी नागरिकता स्वतः ही छीन जाती है, छीन ली जाती है। और इसके अलावा किसी भारतीय नागरिक को वंचित कैसे कर दिया जाता है? नागरिकता से कैसे वंचित कर दिया जाता है? जैसे कि कुछ ऐसी गतिविधियां पाई जाएं कि वह भारतीय संविधान के दिए प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा हो, जैसे किसी विदेशी शत्रु से मित्रता कर रहा हो, किसी भारतीय गोपनीयता को के मामले में उसको कहीं दूसरे क्षेत्रों के साथ, दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ उसको प्रकट कर रहा हो, या इस तरह की चीज़ें, अगर वो इस तरह के विरोध की चीज़ें, जो राष्ट्रद्रोह की चीज़ें हैं, अगर ऐसी गतिविधियों में वो संलिप्त है तो उसकी जो नागरिकता है उससे उसको वंचित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह हमने देखा कि भारत में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है, उसमें
क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और कैसे किसी को भारतीय नागरिकता दी जाती है और कैसे उसकी नागरिकता वापस छीन ली जा सकती है या उसको वंचित कर दिया जाता है, ये चीज़ें हम देखते हैं। अब इसके बाद जो कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं या नागरिकता संबंधी जो बातें की गई हैं, उसमें विदेशी भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को हम देखेंगे। तो हम देखते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता, यह प्रावधान कब किया गया? इसके लिए सन 2000 में LM लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी समिति 2000 में सन 2000 में LM सिंघवी समिति का गठन किया गया कि विदेशी भारतीय नागरिकों को किस प्रकार जो है भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, और जो भारतीय डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो ऐसे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं लेकिन उनकी श्रद्धा काफ़ी हद तक भारतीयों के प्रति है, भारतीय संविधान के प्रति है, और वो इच्छुक हैं कि यदि भारत के साथ उन्हें काम करने का मौका मिले, अवसर मिले, तो वह निश्चित रूप से काफ़ी सार्थक साबित होगा, काफ़ी विकासकारी साबित होगा। इस तरह से भारत सरकार ने लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 2000 का गठन किया गया, 2000 में इसका गठन किया गया, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के कुछ प्रमुख बिंदु प्रकट करता है, कुछ संस्तुतियां देता है कि इसमें संशोधन कर किस प्रकार हम इंडियन डायस्पोरा को भारतीय क्षेत्र से कनेक्ट कर सकते हैं और भारत के विकास में उनका योगदान किस तरह प्रमुख अहम हो सकता है और उसका किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। इसके तहत LM सिंघवी कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, जिसके आधार पर भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाता है, और इसके तहत जो NRI, जो PIO, जो OCI कार्ड होल्डर है, इन लोगों के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि किस तरह इनको, हालांकि जो NRI है इसके बारे में चर्चा हम स्टार्ट में ही कर लेते हैं, और यह इससे थोड़ा सा अलग है, मुख्य फोकस इन लोगों पर था। PIOs जो भारतीय मूल के नागरिक थे और जो विदेशी भारतीय नागरिक थे, अर्थात जो कह सकते हैं कि समुद्र पारीय जो नागरिक हैं, जो कभी उनकी इच्छा रही हो या 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक जो भारतीय नागरिक रहे हों, उनके दादा परदादा, या जो उस भारत में नागरिकता प्राप्त करने के योग्य रहे हों, ऐसे लोगों को इसमें OCI कार्ड होल्डर इनको दिया गया। इसके लिए हम बात करेंगे बाद में कि कब कब इनको संवैधानिक प्रावधानों के तहत लाया गया, कब कब इनको भारतीय नागरिकता संबंधी जो है विशेषताओं, योग्यताओं के अंतर्गत लाया गया। इस चीज़ के बारे में हम बात अध्ययन करेंगे। NRI सबसे पहले हम जान लेते हैं कि NRI कौन होते हैं और क्यों इनकी चर्चा आए दिन पेपर्स में, न्यूज़ पेपर्स में, समाचार पत्रों में देखने को मिलती है। यह कौन होते हैं और बाकियों के साथ इनका क्या संबंध है, या इनके कुछ प्रमुख जो अंतर है वो क्या है। NRI कौन होते हैं? ये भारतीय नागरिक होते हैं, फिर हम इनको क्यों NRI कहते हैं, बाकी नागरिकों को NRI क्यों नहीं कहते, इनको ही NRI क्यों कहा जाता है? यह भारतीय नागरिक तो हैं, लेकिन साथ ही यह विदेशों में रह रहे हैं। इनको सभी भारतीय नागरिक होने के सभी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन यह विदेशों में रोजगार के लिए गए हैं या कुछ उद्योग धंधे व्यापार के लिए गए हैं, और विदेशों में कैसे किस प्रकार रह रहे हैं? भारतीय पासपोर्ट पर रह रहे हैं। स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि कैसे भारतीय नागरिक विदेशों में जो रह रहे हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण करके जो रह रहे हैं भारतीय नागरिक, उनको नॉन रेजिडेंशियल इंडियन कहा जाता है। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन मतलब वो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, लेकिन भारत में
प्रवास नहीं कर रहे हैं बल्कि अप्रवासी अर्थात दूसरे देशों में रह रहे हैं। ठीक है। और भारी मात्रा में विदेशों से जो इनकम होती है, जो रेमिटेंसेस होते हैं, वो भारत में इनके द्वारा भेजे जाते हैं और भारतीय विकास में, भारतीय आर्थिक विकास में बहुत इनकी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान इनके लिए भी किए गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं PIOs क्या है। PIO क्या है? ये वह लोग हैं जो भारत में, अब मुख्य अंतर हम PIO और OCI के बीच समझेंगे। PIO का जो कंसेप्ट है वो भारत में 2002 में आता है और भारत सरकार जो है इनको कुछ विशेष छूटें देती है। यह भारतीय नागरिक नहीं है, पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि यह भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन भारत में वीजा पर आकर के जो है रह सकते हैं और भारत में रह सकते हैं और भारत की कुछ प्रमुख योजनाओं, कुछ प्रमुख विशेषताओं, कुछ प्रमुख उपबंधों, कुछ प्रमुख रियायतों का ये लाभ उठा सकते हैं और लगातार भारत के साथ ये सांस्कृतिक संबंध बना सकते हैं। इसके अलावा OCI कार्ड होल्डर कौन होते हैं? यह भी भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन 2005 में इनसे संबंधित जो है प्रावधान किया गया। 2005 में इनसे संबंधित जो प्रावधान किया जाता है वो क्या है कि यह एक बार वीजा मिलने पर, इसमें क्या था कि एक बार वीजा मिलने पर कुछ ही समय के लिए रह सकते हैं, 5 साल 7 साल, लेकिन जो OCI कार्ड होल्डर हैं, जो भारतीय विदेशी नागरिक हैं, जिनका जो है भारतीय संविधान के प्रति थोड़ी सी भी आस्था है और 26 जनवरी 1950 तक अगर कोई भी इनके वंश का भारत का नागरिक था या भारतीय नागरिक होने की जो आवश्यक दशाएं हैं, जो आवश्यक योग्यताएं हैं, उनको पूरा करता था, तो ऐसे लोगों को OCI कार्ड होल्डर के उसमें गिना जाएगा। ठीक है। तो यह एक बार वीजा प्राप्त कर लेने के बाद आजीवन भारत में निवास कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि OCI जो हैं इनके संबंध में कुछ ज़्यादा अच्छे प्रावधान हैं, जबकि PIOs के संदर्भ में थोड़े कड़े प्रावधान थे। इसलिए भारत सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए और इनकी सहूलियत के लिए 2015 में भारत सरकार एक एक्ट लाती है, अधिनियम लाती है और इन दोनों को मर्ज करके OCI में PIO को और OCI को एक ही में मर्ज करके OCI कार्ड होल्डर बना देती है। अर्थात इन दोनों के ही जो पॉजिटिव जो पॉइंट्स थे उनको इसमें शामिल करके इन दोनों को OCI कार्ड होल्डर इसको बना दिया और अब यह सभी जो लोग थे, जो PIOs थे, ये भी OCI कार्ड होल्डर हो गए और इस सभी सुविधाओं का लाभ ये भी उठा सकते हैं 2015 के अधिनियम के बाद से। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे भारत सरकार ने इंडियन डायस्पोरा को भारतीय जो संस्कृति से थी, भारतीय नागरिक थे, उनसे कनेक्ट करने के लिए किस तरह से कार्य किया और इनके योगदान को भारत में लाने की कोशिश की। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भारत का जो चर्चित मुद्दा रहा नागरिकता संबंधित, CAA या भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या था CAA और क्यों इस पे तमाम मुद्दों को लेकर के तमाम बहस हुई, तमाम चर्चा हुई। CAA अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या था और इसमें किन बिंदुओं को लेकर के जो विवाद रहे भारत सरकार एवं कई लोगों के बीच, कई अन्य समुदायों के बीच, कई अन्य विपक्षी पार्टियों के बीच, हम देखते हैं कि इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे वो क्या थे।
इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे वो यह था कि वह विदेशी लोग जो 3 प्रमुख पड़ोसी देशों, कौन से वो देश हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। समझ लेते हैं पहले इसको कि CAA के तहत जो ये एक्ट आता है, इसमें किन प्रावधानों की बात की गई है, किन चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें साधारणतया यह बात की गई है कि जो भी धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोग हैं, धार्मिक आधार पर, सामुदायिक आधार पर जो हमारे पड़ोसी देशों में, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिसमें आप देखते हैं हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये समुदाय जो कि अल्पसंख्यक हैं हमारे पड़ोसी देशों में, धार्मिक आधार पर इनके साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो प्रताड़ना हो रही है, प्रताड़ना का शिकार है, जिसके चलते ये वहाँ से पलायित होकर के, वहाँ से प्रव्रजन करके भारतीय क्षेत्रों में आ गए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। जिसमें जो प्रमुख बिंदु है जो जानने लायक वो यह है कि यह कतई अप्रवासी नहीं होने चाहिए, अर्थात अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए। तो इन लोगों के संबंध में इस अधिनियम के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और इन्हें 6 साल रहने मात्र पर, अर्थात दिसंबर 2014 से पहले अगर ये लोग भारत में आ गए हैं तो इनको नागरिकता, भारत सरकार इनकी नागरिकता पर विचार करेगी और इनको नागरिकता दी जा सकती है। इसके अलावा जो प्रमुख विवाद का प्रश्न था वो यह था कि इसमें मुस्लिम समुदाय को इन प्रावधानों से अलग रखा गया है और साथ ही किसी भी भारतीय नागरिक से इसका कोई संबंध नहीं है। अर्थात अगर जानना चाहें या जो विरोध के कई कारण हैं, जिसमें कई लोगों को भ्रांतियाँ हैं, कई लोग भ्रम में हैं, ये चीज़ नहीं जान पा रहे हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ राजनीतिक विद्वेष भी हो सकते हैं, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो उसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जो मुसलमान हैं उनको भी इस विधेयक, इस अधिनियम से कुछ खतरा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप जान लीजिए कि किसी भी भारतीय नागरिक, जो भारतीय मतदाता भी और यहाँ के जो भारतीय संविधान क्षेत्र और भारतीय भू क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उनको मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं, उनसे कतई वंचित नहीं किया जा सकता, ना ही किया जा रहा है। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनसे इस अधिनियम का कोई लेना देना नहीं है। और जो मुस्लिम समुदाय, जो मेन मुख्य मुद्दा था, जो वो यह था कि मुस्लिम समुदाय को, जो अल्पसंख्यक, भारत में तो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन विदेशों में, अपने पड़ोसी राज्यों में यह बिल्कुल भी अल्पसंख्यक का दर्जा इनको प्राप्त नहीं है। तो ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता के दायरे में इनको नहीं लाया गया है। यह जो था इस अधिनियम का मुख्य चर्चा का बिंदु था। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्या किया गया इस अधिनियम में। इस अधिनियम में किया यह गया कि जो भारत के 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसके जो धार्मिक समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी और उसके लिए इन्हें भारत में 6 साल तक वैध रूप से रहना होगा और इन पंजीकरण के माध्यम से भारत में संसद द्वारा कानून बनाकर बाद में विधि द्वारा इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि यह इन पड़ोसी देशों में सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर जो है लगातार
शोषित किए जा रहे हैं और सताए जा रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय को इसमें नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि जो सरकार का जो तर्क था वो यह था कि जो पड़ोसी देश हैं उनमें चूंकि मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इसलिए उनके प्रताड़ित होने की कोई संभावना नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, और इसलिए उन्हें भारतीय नागरिकता के जो प्रावधान हैं वो कुछ कड़े हैं उनके लिए। और चूंकि शुरुआत में ही मैंने बताया कि भारतीय संविधान और जो नागरिकता अधिनियम है 1955, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी अवैध प्रवासी हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, चाहे बांग्लादेश से आए हों, ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि क्या था नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, और क्या थे भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान और 1955 के नागरिकता अधिनियम में। और इस तरह से हम लोगों ने इसको अच्छे से एक एक बिंदु को समझा और यह समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।